हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है ये वीडियो आपका 5 नंबर का है और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैं सीरीज चला रखा हूँ ये उसका 5वां वीडियो है। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें आपका जीएस होता है, जीके होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एग्जाम में आपका हिट करेगा। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, इस और वीडियो का जो पीडीएफ में पढ़ाता हूँ आप लोग को यहाँ से, और इसका जो आपका पेज है ये पीडीएफ पेज हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो छठी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों उसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इनमें से देना है। देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो एकीकृत ग्रामीण विकास, यहाँ पे 100 छूट गया है, विकास जो है, ठीक है, इस कार्यक्रम का योजना का ये दौरान किया गया था ये कार्यक्रम। कौन सा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः जो अर्थ होता है इसमें होता है दोस्तों, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो परिवर्तन 2 तरह के होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का जो होता है, रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है, उस पदार्थ को फिर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ को उस अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मक्खन का खट्टा होना जो है ना, ये है आपका जो है ये किसका है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यानी ये ऑप्शन सही है। और ये देखिए ये सब क्या है, ये बी नंबर का ये भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है ये है आपका 4 नंबर का, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का हानिकारक है। यानी कि नगरीकरण और औद्योगिकरण से क्या हानि होता है। तो देखिए इससे जो हानि होता है वो आपको बताना है। तो संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, जैव एवं विविधता संरक्षण के लिए, ये तीनों जो होता है हानिकारक होता है यहाँ से। ठीक है, नगरीय एवं औद्योगिकरण। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का है और इसमें पूछा गया है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। ये साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, ठीक है ना। साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों ये है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, और ये केरल से ही संबंधित होगा। आई होप आप लोग को ये आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि साइलेंट वैली आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये केरल से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 6 नंबर में, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो भारत में है, यानी अपना देश में है, ये है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है भारत का पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बढ़ते हैं 7। ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। इसमें पूछा गया, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ये जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 8 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे सार्क का सदस्य चुनना है, तो पहले जो है वो चुन लीजिए। श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। जो अफगानिस्तान है दोस्तों ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। टोटल सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, तो याद रखिएगा इनके बारे में भी। बढ़ते हैं आपका
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा है, ठीक है ना। बहलोल लोधी इसके स्थापना किया था, कौन किया था, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी इसका स्थापना किया था। और इसके बाद आया था, ठीक है, और लास्ट में जो आया था ये आया था इब्राहिम लोधी। कौन आया था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इस वंश का जो है कि अंतिम शासक है, क्योंकि जब 1526 की लड़ाई हुआ था, इसे पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा जाता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई है ये, ठीक है। इसमें बाबर ने इसको पराजय कर दिया था, इनकी बाबर की विजय हुई थी, इसकी पराजय हुई थी, और इसी समय जो है कि इस लोधी वंश का समाप्त हो गया था। तो लास्ट में जो था इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक है। बढ़ते हैं 10 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 10 नंबर का, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया। यानी पुर्तगालियों के साथ संधि इसमें से कौन किया था, जो कि पहला था, तो ये किया था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का ऐसा शासक था जिन्होंने पहले पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की जो स्थापना है ये आपका यूपी में है, यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने की थी, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश के शासक थे, किसके, लोदी वंश के शासक थे। और ये जो इसके जो बहलोल लोदी के बाद का ये शासक थे दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। आई होप कि आप आंसर याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है आपसे 12 नंबर में, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। मानक समय जो है यमोत्तर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहले जिस राज्य से गुजरती है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ये तीनों से गुजरती है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है इससे नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है लेकिन ये आंसर सही होगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आपका 13। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया 13 नंबर का है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। करंट से एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नाम है सीवी रमन द्वीप। क्या नाम है, सीवी रमन द्वीप इस द्वीप का नाम है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, सीवी रमन द्वीप। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कब क्या आते हैं, बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कौन सा समय में, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। कब, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट में 15 नंबर में, सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए जिन खनिजों का कच्चे माल में प्रयुक्त किया जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जब देखेंगे तो चूना पत्थर भी इस्तेमाल में आता है, सिलिका भी इस्तेमाल में आता है, एल्यूमिना भी इस्तेमाल में आता है। ये तीनों आता है इस्तेमाल में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में सभी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। क्या कहा जाता है, मीटियोरोलॉजी जो कहा जाता है वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको आंसर ध्यान में रहेगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 17 नंबर में, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ पे जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था 2023 में, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर को मिला था, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैट ब्लैंचेट को मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स को मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों का तीनों सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। बढ़ते 18। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 18 नंबर में, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि। कब अधिक हितकारी होगा मुद्रा अवमूल्यन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन्हीं में से राइट आंसर है। तो आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए, क्या होगा, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए तब क्या होता, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होता है।
इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आयोग के आंसर ये। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 19 नंबर में, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से आपको गलत ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। प्रतिबिंब छोटा होगा, ये बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब सीधा होगा, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अवास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो पहले तो आपको इसमें छांट लेना है कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है उनको आपको छांटना है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। पनडुब्बी ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है। लैक्टोमीटर ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओडोमीटर है ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 21 नंबर में, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन्हीं के राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1949। 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आयोग का आपको आंसर याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आपका 22। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो पहले तो इस तरह का नहीं वाला क्वेश्चन में जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ है पहले उनको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है वो है आपका कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों का तीनों जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जो है ये आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 23 नंबर में, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयुक्तता क्या होगी। तो इसकी संयुक्तता 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी इसकी संयुक्तता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। इसकी संयुक्तता कितनी होगी? 1 होगी। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का है। पूछा गया है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों अनऑक्सी अम्ल। क्या कहलाते हैं? अनऑक्सी अम्ल कहलाते हैं वैसे तत्व। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम कैसा रंग होता है। जो मिथाइल ऑरेंज होता है इसका क्षारीय माध्यम के किस रंग का होता है। तो ये होता है दोस्तों पीला गुलाबी। कैसा होता है? पीला गुलाबी होता है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का है। पूछा गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो प्रकृति में ये किस रूप में होते हैं आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। कैसा होता है? उभयधर्मी होता है प्रकृति में एल्युमिनियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 27 नंबर में, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये किया था हाइड्रोजन और एक दूसरा कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान केंद्रित किया था मेंडलीफ ने। किस पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से पूछा गया है, तो ये ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व जो है आवर्त सारणी में ये है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है आवर्त सारणी में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है ग्रेफिन क्या है। जो ग्रेफिन होता है ये क्या होता है। तो ग्रेफिन एक कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। जिस तरह से आपका कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखें। इसी तरह से
ग्रेफिन भी जो है कार्बन का अपरूप है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का है। पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन, क्या यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में किसका न्यूनीकरण होता है? तो इसमें विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। किसका? विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है 31 नंबर का। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट्स दिया हूँ कि पहले आपको जो है वो छांट लेना है। तो कीटभक्षी पौधा इनमें से घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है। ये तीनों का तीनों क्या है, याद रखना है इनको। ये तीनों क्या है? कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये तीनों क्या है? कीटभक्षी पौधा है। यानी कि ये पौधा को क्या करता है? खा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, कीट को खा जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ये कीट को क्या करता है? अपने पत्ते में समेट के इसको ख़त्म कर देता है। तो ये क्या होगा? कीटभक्षी पौधा हो गया तीनों। यहाँ पे जो प्रोथेलस है, प्रोथेलस ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो प्रोथेलस याद रखना है, यहाँ से ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है ये 32 नंबर का है कि पहला वनस्पतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? पहला वनस्पतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? यहाँ पे वनस्पतिक वैज्ञानिक की चर्चा हो रहा है। तो वनस्पतिक वैज्ञानिक पहला था थियोफ्रेस्टस। कौन था? थियोफ्रेस्टस जो है पहला वनस्पतिक वैज्ञानिक था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन इजी भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार रिपीट हो चुका है। तो एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पेनिसिलिन से प्राप्त। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। आई आपको पहले से भी आंसर पता होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से 34 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसी का काम है कोशिका विभाजन करना पादप का। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 35 नंबर में। शोषण का पहला चरण ग्लूकोज में विखंडन है। शोषण का पहला चरण ग्लूकोज का शोषण का पहला चरण ग्लूकोज का विखंडन है। तो ये क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए पाइरूवेट जो है ग्लूकोज का विखंडन है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आया 36 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत इनमें से कौन सा पौधा आता है? तो देखिए यहाँ पे जो आता है ये आपका मार्केसिया आता है। कौन सा आता है? मार्केसिया पौधा जो है ब्रायोफाइटा समूह से आता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 37 नंबर में कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? अच्छा क्वेश्चन है बायो से। अगर जटिल से जटिल एग्जाम करेगा तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी रहता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स से है और इसमें पूछा गया है 38 में कि हमारी आँख में लेंस का क्या काम है? हमारे आँख में लेंस का काम क्या है? तो हमारे आँख में जो लेंस का काम है, आँख की फोकस दूरी को बदलना लेंस का काम होता है। क्या होता है? आँख की फोकस दूरी को बदलना ये लेंस का काम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का आया है। पूछा गया रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो काम करता है ये करता है आरबीसी। ठीक है ना? ठीक है, रेड ब्लड सेल इसका पूरा नाम होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल इसको फुल फॉर्म है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 40 नंबर में अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? जो अदृश्य निर्यात है इसका अर्थ क्या है? तो सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का जब निर्यात होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? अदृश्य निर्यात करते हैं, क्योंकि ये दिखाई देने वाला नहीं है, अमूर्त है। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 41 नंबर में वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है। यानी कि यहाँ पे भी धूप और यहाँ पे धूप अगर मिला के जो रेखा खींचा जाता है उस रेखा को क्या कहते हैं? अगर समान रेखा को, तो वो कहा जाता है दोस्तों आइसोहेल।
क्या कहलाता है, आइसोहेल कहलाता है, सामान्य धूप वाली रेखा को। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 42 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पंडवानी, नवारानी, डागला, ये तीनों का तीनों जो है लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से हैं। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 43 में कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब, प्रत्येक साल जो है 6 अप्रैल को, जो अप्रैल महीना में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 44 नंबर में, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ए में हुई थी, यानी 1953 में। और ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। कहाँ पे, दिल्ली में है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 नंबर का, असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है, यानी असम का राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका शिलोंग में। कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है असम राइफल्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर का पूछा गया, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसका इकाई है। जो एम्पियर सेकेंड है ये किसका इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड ऊर्जा की इकाई होता है। किसका, ऊर्जा की इकाई होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपको 47 नंबर में, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो आपका हृदय है, हृदय और मस्तिष्क, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मानव शरीर में। डी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 48 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। जो प्रत्यावर्ती धारा है यानी एसी, इसका आविष्कारक कौन है। तो इसका आविष्कारक है निकोला टेस्ला। कौन किया है, निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और ये फिजिक्स से क्वेश्चन है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है ये। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। क्या करता है, प्रतिरोध यानी आर को आधा कर देता है, ठीक है ना। तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा पर जो यानी करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो करंट पर जो प्रभाव पड़ेगा, करंट दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट दुगुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है कि पूछा गया निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। कोण विचलन कोण सबसे कम होता है। तो सबसे जो विचलन होता है सबसे कम लाल रंग का होता है। किसका, लाल रंग का। सबसे अगर ज़्यादा विचलन पूछे, सबसे अगर ज़्यादा विचलन पूछे तो ये होता है आपका बैगनी रंग का। कौन सा रंग का, बैगनी रंग का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।